ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमने अपठित गद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हमने 4 गद्यांश पढ़ लिए हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गद्यांश हमारी समझ से बाहर हो जाता है। गद्यांश समझ से बाहर होने का कारण ये है कि हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अर्थात हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, जिसकी वोकेबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, शब्दावली जिसकी जितनी मजबूत होगी, वह उतने अच्छी तरीके से गद्यांश को समझ पाएगा। दूसरी बात, गद्यांश में बहुत बार ऐसा होता है कि लेखक प्रतीकात्मक भाषा में बात करता है, जैसा है वैसा बात नहीं करता है, वो प्रतीक अर्थ में बात करता है। तो हम किस प्रकार लेखक की प्रतीकात्मकता को समझें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से सही करें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जब आपको एक आंसर का चयन करना होता है, तब 3 आंसर को गलत करना होता है, और उनमें से कम 2 आंसर ऐसे होते हैं जो लगभग सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो फिर उन 2 में से एक का चयन किस प्रकार से सही करें, इस उद्देश्य के साथ हम अनसीन पैसेज का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। आज गद्यांश का 5वां भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पर जैसा कहते आ रहे हैं, मुख्यतः श्रृंगार और वात्सल्य की ही प्रधानता है। अब देखो, यहाँ आगे हमें नहीं पता कि लेखक किस पर बात करेगा, क्या करेगा। यहाँ तक जितना समझ में आया कि श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता की बात कर रहा है। किस में है, कौन कर रहा है, किस ग्रंथ में है, अभी कुछ चर्चा नहीं है, या किस कवि की चर्चा है। चर्चा किसकी है? श्रृंगार और वात्सल्य रस की ही प्रधानता है। पर इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों रसों के ये बहुत बड़े कवि हैं। अब किसी कवि की चर्चा होगी आगे जाकर कि वो श्रृंगार का और साथ ही साथ किस रस का, वात्सल्य रस का कोई बड़ा कवि होगा। यहां तक तो सूर के सामंजस्य से समीक्षा हुई। किसकी चर्चा हुई है? कवि सूर की चर्चा हुई है। इसका मतलब संभवतः यहां से आपको क्या देखना है कि संभवतः इस पूरे अनुच्छेद में, पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे गद्यांश में लगभग सूर की ही चर्चा होने वाली हो, यह आपको देखना है। तो सूर की चर्चा हुई है। अब इन महाकवि की, सूर को क्या बताया है? महाकवि बताया है। उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए, अर्थात सूर की विशेषताओं का हमें पता होना चाहिए, जिसके कारण हिंदी साहित्य में इनका स्थान ऊंचा है ना। हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान बहुत ऊंचा है। सूरदास के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास, और कवि खद्योत्तम सम जहां तहां करत प्रकाश। कि हिंदी साहित्य में सूर सूर्य के समान है, तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान है, उडुगन केशव दास जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी है ना, तो केशव दास को तारे की संज्ञा दी गई, उडुगन यानी तारा। और कवि खद्योत्तम सम, बाकी जितने भी कवि बच गए वो सब जुगनू की तरह है, जहां तहां करत प्रकाश, जहां जाते हैं वहां प्रकाश करते हैं, जहां जाते हैं वहां प्रकाश करते हैं। इस कारण इनका स्थान बहुत ऊंचा है, सूर्य की भांति ऊंचा है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति सूरदास की मिलती है। चलती हुई ब्रज भाषा का मतलब आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल, हम में राजस्थानी में बात करते हैं, राजस्थानी में कोई कवि है, चलती राजस्थानी में, मारवाड़ी में, अर्थात स्थान विशेष की सिक्कर झुंझुनू में बोले जाने वाली भाषा में कोई किताब लिख जाए, है ना, चलती हुई कोई ब्रज में किताब लिख जाए तो वो महाकवि तुलसीदास हो गए, या चलती हुई अवधि में कोई लिख जाए, अर्थात आम बोलचाल की भाषा में सबसे पहले करती है वो किसकी आई है? सूरदास की, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। न केवल चलती हुई बोलचाल में है, बल्कि वो अपने आप में क्या लिए हुए है? पूर्ण भाव भी लिए हुए है। सूरदास की कृति पहली साहित्यिक रचना, और इतनी प्रचुर, इतनी अच्छी मात्रा में प्रगल्भ, जहां इतना अधिक उसमें ज्ञान हो, और काव्यांग पूर्ण है। काव्यांग पूर्ण का मतलब काव्य के सभी अंग, है ना, जैसे रीति है ना, जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, ये क्या है? काव्यांग है, काव्य शास्त्र का विषय है। तो क्या कहा है कि साहित्यिक कृति मिलती है जो अपनी पूर्णता के साथ आश्रम डालती है, पहली साहित्यिक रचना, और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण है कि अगले कवियों की उलझन, अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां
इनकी झूठी जान पड़ती है। कि आगे के जो कवि हैं उनकी श्रृंगार रस की पंक्तियां या वात्सल्य रस की पंक्तियां हैं वो संभवतः है झूठ सी जाने पड़ती हैं। यह बात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली होगी। कौन सी बात? कि सूर के वात्सल्य और श्रृंगार अर्थात सूर की चलती हुई भाषा में उन्होंने काव्य लिखा। चलती हुई कौन सी? ब्रज भाषा में। ये जो हिंदी साहित्य का आगे इतिहास लिखेंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है ना, और मिश्र बंधुओं ने लिखा है। सब ने हिंदी साहित्य का इतिहास अपने अपने तरीके से लिखा है, तो उनको ये संभवतः उलझन में डालने वाला होगा। सूर सागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वो मौखिक रही हो, पूर्ण विकास से जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं। क्या लिखा है? सूर सागर क्या है? सूर सागर कवि सूरदास की कृति है। क्या है? कृति है, जिसकी भाषा क्या है? ब्रज। कौन सी ब्रज? चलती हुई ब्रज भाषा, अर्थात आम बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखा है। मगर लेखक क्या कह रहा है कि चाहे इसकी भाषा चलती हुई है पर यह परंपरा का मूल रूप नहीं है, अर्थात परंपरा को तोड़ा गया है, और जो परंपरा को तोड़ता है वो कुछ नवीन आयाम स्थापित करता है। और यहां पर कवि सूरदास ने नवीन आयाम स्थापित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भाषा को लेकर देखते हैं तो वह ब्रज की चलती बोली होने पर भी साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रांतों के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्ययों के साथ पुरानी काव्य भाषा अब ब्रज के शब्दों को लिए हुए हैं। सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रज भाषा नहीं है। यस, कवि सूर के बारे में बताया गया है कि वो एक मात्र बोलचाल की भाषा ही नहीं है। हाँ, और काव्य भाषा है वो अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए हैं। अपभ्रंश क्या है आपको पता होना चाहिए। अपभ्रंश एक भाषा का नाम है, समझ गए। और किससे? हिंदी, वर्तमान हिंदी से पूर्व की जो भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। जैसे सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में वैदिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का वर्तमान रूप। तो हिंदी से पहले की भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश थी। तो सूर की भाषा अपने काव्य भाषा में अपभ्रंश के शब्दों को भी लिए हुए है। सूर की भाषा बिल्कुल बोलचाल की ब्रज भाषा नहीं है, जैसे जाको, तासो, बाको चलती ब्रज भाषा के रूपों के समान ही। क्या लिखा है? जाको को जे ही लिखा है, ताको को ते ही लिखा है, आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है, जो अवधि की बोलचाल में तो अब तक है। अवधि जहां गोस्वामी तुलसीदास की भाषा है, अवध के आसपास की भाषा अवधि, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं था। पुराने निश्चार्थक पै, क्या लिखा है? इस प्रकार से का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे जाही लगे सोई पै जाने, अर्थात को जाने, वे जाने, प्रेम उनियारे, गोड़, आपन, हमार आदि पूर्वी प्रयोग भी, अर्थात पूर्वी भाषा का प्रयोग भी मिलता है। कुछ पंजाबी प्रयोग भी सूरदास की भाषा में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे महंगी के अर्थ में प्यारी, पंजाबी का वर्ड हो गया। ये सब बातें एक व्यापक काव्य भाषा के अस्तित्व की सूचना देती है। अर्थात सूर के पास इन 4-5 लाइनों में क्या लिखा है कि सूर के पास भाषा समृद्ध रूप में थी, सूर के पास शब्दों की कोई कमी नहीं थी। सूर अपनी बात को कहने के लिए किसी एक निश्चित भाषा को पकड़कर नहीं बैठते हैं। उनके पास पंजाबी भी है, उनके पास अवधी भी है, उनके पास ब्रज भी है, उनके पास चलती हुई ब्रज भाषा का भी सुंदर प्रयोग है, जो उनके काव्य को सरस बनाता है, सुंदर बनाता है, गेय बनाता है, साथ ही साथ आकर्षक बनाता है। अब हमें संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिनमें सूर की प्रतिभा पूर्णतया लीन हुई है। इनमें कृष्ण जन्म का आनंद बधाई, वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं कौन? सूरदास, वात्सल्य रस के सम्राट। और उन्होंने सूर के कृष्ण के जन्म की आनंद बधाई का जो वर्णन किया है उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया है। कृष्ण के शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक, अर्थात शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, प्रारंभिक अवस्था से लेकर
12-13 वर्ष की अवस्था तक के क्रम से लगे हुए जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने इन झलकों की अंतः प्रवृत्ति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। देखिए, कवि सूर के बारे में कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कवि सूर वात्सल्य रस का कोना कोना छान आए हैं। और कवि सूर के बारे में अन्य कवि कहते हैं कि सूर के वात्सल्य रस को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे आंखों से अंधे थे। अर्थात कृष्ण के शैशवावस्था से लेकर 0 वर्ष से लेकर उन्होंने 12-13 वर्ष के तक के कृष्ण का जिस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन किया है और क्रमबद्ध तरीके से लिखा है कवि सूर ने, वैसा वात्सल्य रस का कोई और कवि नहीं लिख सकता। इस कारण सूरदास के बारे में क्या कहा गया है कि उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, मात्र कृष्ण के बाहरी रूप ही नहीं है कि एक छोटा बच्चा किस प्रकार की बातचीत अपनी माता के साथ करता होगा, पिता के साथ करता होगा, रोटी कैसे खाता होगा, दूध कैसे पीता होगा, नहाता कैसे होगा। नहीं, सिर्फ बाहरी चेष्टाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि कवि ने बालकों की अंतः प्रवृत्ति में भी पूरा प्रवेश किया है कि बच्चा अपने मन से सोचता क्या है, उसकी अंतः प्रवृत्ति क्या है, वो दूसरों के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, किस प्रकार के बाल मनोविज्ञान के साथ वो आगे बढ़ता है, इसका तमाम विस्तृत विवरण कवि सूर ने अपने साहित्य में दिया है। इस कारण कवि सूर को वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में भी हमें जानते हैं और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। तो इस गद्यांश को पढ़कर समरी के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार दोनों रसों के इतने प्रगल्भ कवि हैं, इतनी चतुराई के साथ वर्णन किया है कि वे न केवल बाहरी से वात्सल्य रूप का वर्णन करते हैं, बल्कि बालक की अंतः क्रिया को भी आधार माना है। और सूरदास ने न केवल शुद्ध सात्विक कठिन ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, बल्कि उन्होंने चलती ब्रज भाषा में भी अपना काव्य लिखा है। न केवल काव्य लिखा है, बल्कि काव्य को पूर्णता प्रदान करवाई है। और सूर सागर जो उनकी सबसे प्रथम रचना मानी जाती है, उसमें चलती हुई ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और देखने पर ऐसा लगता नहीं है कि ये चलती हुई ब्रज भाषा है और इसमें काव्य में अधूरापन लगता है। ऐसी महान विशेषता एक महान कवि की हो सकती है। यहाँ पर गद्यांश में कवि सूर को एक महाकवि की संज्ञा दी गई है, जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। अगले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां इनकी अर्थात सूरदास की झूठी जान पड़ती हैं, कथन का व्यंजनार्थ है। अब व्यंजनार्थ का मतलब है इसका अन्य अर्थ क्या हो सकता है, या इसके जगह लिख सकता है इसका प्रतीकार्थ है, या इसकी जगह लिख सकता है इसमें व्यंग्यार्थ है। तीनों में से कोई सा भी वर्ड लिख सकता है एग्जामिनर। या तो इसका अन्य अर्थ है, या इसका प्रतीकार्थ है, या इसका व्यंग्यार्थ है। अर्थात क्या कहना चाहता है, या क्या कहा, अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां झूठी जान पड़ती है। मतलब आगे के जो कवि सूर के बाद क्या आएंगे, वो अगर इस रस में कुछ भी लिखेंगे तो सूर के सामने वे कवि लगभग झूठे से दिखाई देते हैं। मतलब कवि सूर को वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि इसमें बताया है। प्रतीक अर्थ क्या है कि कवि सूर है वात्सल्य रस के अच्छे कवियों में हैं। अब ऐसा ही इसका कोई वर्ड मीनिंग है तो हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा, वात्सल्य रस का आरंभ सूरदास ने किया? नहीं, सूरदास से पहले से है। अगले कवियों ने सूर का अनुकरण किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सूर के काव्य में वात्सल्य का हर रूप प्राप्त होता है? बिल्कुल। अर्थात आगे के कवि सूर जैसा वात्सल्य रस का प्रयोग है वो नहीं कर पाए, उनकी कविताएं झूठी से जान पड़ती हैं। और यहां पर अपन ने यह भी पढ़ा था कि अंतः क्रिया, बालक की अंतः क्रिया का भी सूक्ष्म वर्णन कवि सूर ने अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास किन दो रसों के महान कवि माने जाते हैं? पहली लाइन में है, साफ साफ लिखे हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सूरदास कवि माने जाते हैं। तो जहां श्रृंगार और वात्सल्य होगा वहां आपका उत्तर राइट हो जाएगा, सोचने की कोई खास जरूरत है नहीं है। तो
श्रृंगार और वात्सल्य रस नंबर 2 पर है। वात्सल्य और श्रृंगार से परिपूर्ण चलती ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृति, अभी मैं चर्चा करके गया हूं, 2 मिनट आप बैक जाएंगे तो सूर सागर उनकी पहली ऐसी कृति है जिसमें चलती हुई ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और सूरदास की 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की विवादास्पद रचना है। विद्वानों का मानना है कि इस रचना के रचयिता सूरदास नहीं हो सकते, क्योंकि साहित्य लहरी नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है, अर्थात रीतिकाल की सी रचना जान पड़ती है, जबकि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर सागर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सूर की काव्य भाषा है, ब्रज भाषा है, जहां के मिलेगा वहां आप देख लेना। तो चलती फिरती ब्रज भाषा है तो मिश्रित ब्रज भाषा रहेगा। संस्कृत निष्ठ, अगर ब्रज भाषा शुद्ध ब्रज भाषा होती तो कैसी होती? संस्कृत निष्ठ। ठेठ ग्रामीण नहीं, ठेठ ग्रामीण ब्रज भाषा भी नहीं है। चलती फिरती जैसे ऊपर नाम नहीं है क्या, पंजाबी प्लस अवधी प्लस चलती फिरती ब्रज, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो मिश्रित हो जाएगा अपने आप, समझ गए? यह बताएगा कौन? ऊपर बताएंगे तब बताएगा। पुनः इसलिए कहता हूं गद्यांश को समझना, वोकेबलरी का स्ट्रांग होना है, मानसिकता का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। जब पंजाबी नाम आ गया, अवधी नाम आ गया, चलती फिरती ब्रज भाषा आ गया, मतलब गोलमोल हो गया, अलियाम दलिया हो गया, तो क्या हो गया? मिश्रित ब्रज भाषा। सूर के बाल चित्रण की प्रमुख विशेषता है, अभी बताकर गया हूं, 4 मिनट पहले जाएंगे आप। जब मैं समरी बता रहा था, उस समरी में मैंने उस वर्ड का यूज किया है। आप वापस पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि सूर के बाल चित्रण में बालक की अंतः प्रवृत्ति दिखाई देती है। बाल क्रीड़ाओं का वर्णन सभी करते हैं, कोई सूरी नहीं करते हैं। बाल्यावस्था का क्रम सब बिल्कुल है, ऐसा भी ऊपर लिखा हुआ है, बाल्यावस्था का क्रमानुसार विवरण, मगर बाल चित्रण की यह प्रमुख विशेषता नहीं है। विशेषता तो है ये, मगर प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रमुख विशेषता कौन सी है? बालक की अंतः प्रवृत्ति का चित्रण कवि सूर के वात्सल्य रस में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूर। इस प्रकार का मिलता जुलता अगर कोई है तो हो जाएगा वही। तो सूर का वात्सल्य वर्णन, यस, ये यहां तक अब तक ये ठीक है। नीचे देखते हैं कुछ। सूर युग प्रतिनिधि कवि, ये भी हो सकता है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस, ये नहीं हो सकता। सूर की काव्य भाषा भी नहीं है, तो सूर युग प्रतिनिधि कवि के रूप में यहां बताया भी नहीं गया है, क्योंकि एक ही रस की चर्चा बार बार घूमकर आ रही है। जिस चीज की चर्चा बार बार घूमकर आए वो संभवतः उस गद्यांश का टाइटल होगा। तो चर्चा किसकी घूम घूम कर आ रही है? वात्सल्य वर्णन की। तो सूर का वात्सल्य वर्णन इसका उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द है, सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल, समझ गए? तो इसका हो जाएगा स्थूल। सूक्ष्म नहीं होता है, विस्तृत नहीं होता है, और पूरा का आधा होता है, तो वैसे नहीं है। तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। विलोम शब्द के वक्त आपको ध्यान इस बात रखना है, अगर विलोम शब्द संस्कृत का है तो विलोम शब्द भी संस्कृत का होगा। फॉर एग्जाम्पल माता है, माता का विलोम शब्द पितृ नहीं होगा, पिता होगा, क्योंकि माता हिंदी का वर्ड है, पिता हो जाएगा। अब मातृ वर्ड है तो क्या होगा? पितृ वर्ड होगा, समझ गए? अगर संस्कृत का वर्ड दे रखा ऊपर तो विलोम शब्द संस्कृत का नीचे होगा, और ऊपर हिंदी का दे रखा तो हिंदी का होगा, देशज का दे रखा है तो देशज का होगा। तो इस कारण सूक्ष्म में वो संस्कृत का वर्ड है, तो इसके अनुसार ये इसका स्थूल है, वो विलोम शब्द हो जाएगा। तो इस गद्यांश में हमने सूर के वात्सल्य रस की चर्चा की। गद्यांश को किस तरीके से समझना है ये बात मैंने आपको समझाई, और आपका मेन टारगेट ये है कि गद्यांश समझ में आना चाहिए, प्रश्नोत्तर अपने आप समझ में आ जाएंगे। गद्यांश नहीं समझोगे तो तुक्के मारोगे, तुक्के मारोगे तो नंबर कटेंगे। इसलिए आज से तुक्का मारना बंद, समझ कर समझना और समझ कर प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट गद्यांश के साथ अपन पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।